दिखाती है। सर जैसे अभी हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे थे, इसको भी बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि हम मेक इन इंडिया बोल तो रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे खास, क्योंकि ईज ऑफ बिजनेस तो है ही नहीं। अभी वो रिसेंट कंट्रोवर्सी भी हुई थी पीयूष गोयल वाली कि यार तुम क्या इंडिया में स्टार्टअप कर रहे हो, चीप लेबर में कन्वर्ट कर रहे हो लोगों को, उनको काम दे रहे हो और स्मॉल बिजनेसेस बंद करा रहे हो। और एस्ट्रोटॉक जैसे स्टार्टअप्स इंडिया में फेमस हो रहे हैं, वो डीप सीक बना रहे हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तो आपका इस पे क्या टेक है मेक इन इंडिया पे? इस पे ना मतलब बहुत वाइड टेक है, पक्ष और विपक्ष बताए बिना आप एक आंसर नहीं दे सकते। बीइंग ए टीचर मैं एक आंसर नहीं दे सकता। बट आपका पर्सनल थॉट प्रोसेस क्या है? मेरा कोई पर्सनल नहीं है। डिसअपॉइंटेड हो मेक इन इंडिया जैसी चीज? मैं आपको बताता हूँ, मैं इतना ज़्यादा इस प्रोसेस के अंदर हो चुका हूँ बिकॉज बीइंग ए सिविल सर्वेंट हम लोगों की ये ट्रेनिंग होती है कि आपको इम्पार्शियल टू गवर्नमेंट होना है, आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के साथ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हुए सलाह देनी है कि ऐसा नहीं ऐसा भी हो सकता था। आप अगर सही मायने में आपने सिविल सर्वेंट होते हुए एथिक्स पढ़ा है तो आप सीखेंगे कि यार नहीं, आपको कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी कोई भी बात मास को इस तरह प्रभावित ना कर दे कि सरकार के लिए वो चुनौती हो जाए। आप सोचें, मैं जिस समय कंटेंट क्रिएट करता था उस समय मेरे स्टेट में कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में एनडीए सरकार थी। मैं कंटेंट कैसे बनाऊं? लेकिन सक्सेसफुली कंटेंट बना, क्योंकि आपको सिविल सर्वेंट होने से एक बात पता चली कि आपको कंटेंट में क्या ध्यान रखना होता है। एनीवे, अब आता है सवाल आपका कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर या मेक इन इंडिया को लेकर के। तो मैं आपको एक बहुत अच्छा फैक्ट देता हूँ। इंडिया ने 2029 का टारगेट लिया हुआ है कि हम 50,000 CR का एक्सपोर्ट करेंगे डिफेंस सेक्टर में। अच्छा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2013-14 में हमारा कुल डिफेंस इटसेल्फ प्रोडक्शन 364 करोड़ का था। आज हम लोग 1,61,000 करोड़ का डिफेंस में प्रोडक्शन इंडिया में कर रहे हैं, 23,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज का डेटा दे रहा हूं मैं आपको ये। आज इंडिया 1.5 लाख करोड़ का माल डिफेंस में खुद बनाकर 23,000 करोड़ का माल एक्सपोर्ट कर रहा है। वर्ल्ड के टॉप 25 एक्सपोर्टर्स में शामिल हो चुका है। जहां हम नेट इंपोर्टर हुआ करते थे, अब हम एक्सपोर्ट में भी हाथ आजमा रहे हैं। क्या ये मेक इन इंडिया जैसे विजन के बिना संभव था? अब दूसरी लाइन, एक लाइन जो बार बार पूछी जाती है कि ये ग्राउंड पे तो दिख नहीं रहा। असल में ये जितने भी इंपैक्ट है ये एक दिन में नहीं आते। अगर कभी नेहरू जी ने IITs बनाए थे तो IITs बनाने का इंपैक्ट सेम डे नहीं दिखा। आज लेकिन पूरा US या सिलिकॉन वैली IITian से भरकर बैठा है। तो IIT का इंपैक्ट, एजुकेशन का इंपैक्ट, पॉलिसीज का इंपैक्ट डे वन में नहीं आता, ये बहुत दूर जाके असर डालती है। मैंने क्या कहा, 1990 में इंडिया का LPG रिफॉर्म और चाइना के द्वारा उस समय एजुकेशनल रिफॉर्म्स और अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग को बल देना आज उन्हें 5 गुना आगे ले गया। उस समय कोई पूछता भाई आप ये क्या कर रहे हो, तो इंडिया क्यों बोलता है कि हम आने वाले, हमारा लक्ष्य है कि हम डेवलप्ड इकोनॉमी बनेंगे? कैसे समझ में आता है हमको ये बात? क्योंकि हमको पता है कि अब हमने राइट स्टेप उठा लिए हैं। अब आते हैं पीयूष गोयल जी वाली बात पे। निश्चित ही उनका बयान बहुत से लोगों को डीमोटिवेट किया कि जो कुछ नहीं कर रहे कम से कम उनको तो रोजगार दे दिया। आज गिग इकोनॉमी के नाम पर चाहे स्विगी जोमेटो चल रहे हैं, इन्होंने रोजगार तो दिया, नहीं तो ये सब लोग रील देख रहे थे। अब वहीं दूसरी तरफ आपकी तरफ से क्या सपोर्ट दिया गया, ये एक बड़ा सवाल बना कि सर आप मंत्री बने बैठे हैं, चाइना के अंदर एक इकोसिस्टम है, सरकार के द्वारा दिया जाने वाला एज ऑफ बिजनेस है, लोन्स हैं, आप क्या दे रहे हो? तो ये दोनों ही प्रश्न एक साथ आते हैं। जो लोग कर रहे हैं उन्हें आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये भी समझना चाहिए मंत्री महोदय कि आपने सरकार की तरफ से क्या क्या फैसिलिटीज दे दी। हाँ, आपने मोमेंटम दिया, लेकिन उस मोमेंटम में एक बात यह भी थी कि 5 साल में स्टार्टअप को प्रूव भी करना है कि मैं सक्सेसफुल हो गया हूं। तो इजी प्रूव कहां से होता है? सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग में तो सर आज आप प्रोडक्ट बनाएंगे, अगले साल मार्केट में जाएगा, तीसरे साल फीडबैक आएगा, तब तक तो आपकी कंपनी बंद हो लेगी और कोई फंडिंग भी नहीं देगा। मैंने अगेन वही कहा, ये ब्रांडिंग की खेल है। ब्रांड बनने के बाद आपको मैन्युफैक्चरिंग पता चलता है कि बड़ा है। आज Xiaomi का मोबाइल है साहब, चाइनीज मोबाइल अपन यूज करते थे पहले। अपन क्या कहते थे, चल जाए तो गम नहीं और बंद हो जाए तो क्या नहीं, क्या क्या डायलॉग होते थे, है ना। लेकिन उन लोगों ने कंसिस्टेंटली इंडिया के बाजार में Xiaomi को 10-15 साल तक बेचा। आज आप देखो उनका कोई भी मोबाइल आता है सेल के अंदर तुरंत खत्म हो जाता है। ब्रांडिंग टाइम लेती है, मैन्युफैक्चरिंग लंबा प्रोसेस है। उनके सर ब्रांड्स की भी, जैसे ओप्पो हो गया, वो काफी सारी फैक्ट्रीज इंडिया में भी उन्होंने खोल ली हैं। बनी ना सर, क्यों? क्योंकि होता ये था ना, पहले इंडिया को ये विश्वास था कि प्रोडक्ट एक दिन आएगा, अगले दिन नहीं आएगा।
लेकिन जब उन्होंने कंसिस्टेंटली इस विजन को लिया कि 10 साल तक आप हमको देखते रहोगे, आईपीएल देख रहे हो, चाहे आप टेस्ट मैच देख रहे हो, सब जगह आपको वही ब्रांड दिख रहा है, तो आपको यकीन हुआ ना कि ये प्रोडक्ट टिकने के लिए आया है, ये टोपी पहना के जाने वाला नहीं है। सर जब ईज ऑफ बिजनेस की बात हो रही है तो आजकल इंडिया और दुबई का बहुत कंपैरिजन हो रहा है कि भाई दुबई शिफ्ट कर लो, कोई लोग अपने बिजनेसेस वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, कई लोग वहाँ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक्चुअली वो चीज़ सही है इंडियंस के लिए बाहर मूव आउट करना, यार देखो, या फिर वाकई में इंडिया में बिजनेस करना आसान नहीं है? ये सच है? मैं दुबई कई बार जा चुका हूँ और केवल इस बात को ही जांचने गया हूँ। आपके सवाल का सही जवाब देने के लिए मैं राइट पर्सन बन के बैठा हूँ। इसीलिए पूछ लिया मैंने। मेरे मुंह पे लिखा होगा ना कि लग तो शेख जैसे रहे हो, थोड़े ज्यादा मोटे हो गए हो। नहीं कि बिजनेस इतना तगड़ा चल रहा है, टैक्स बचाने की तो सोची होगी। तो मैं एक एक चीज पे खुल के बताता हूँ। देखो क्या हो रहा है ना, दुबई की अगर आप तारीफ करें, दुबई बहुत खूबसूरत जगह बन चुकी है और लोग जा रहे हैं एंड ऑल। तो इंडिया में न जाने कितने दुबई हैं, कितने दुबई हैं। मैं बोल रहा हूँ गुड़गांव का जो अपना एरिया है ना, वो डीएलएफ साइबर अपने आप में एक दुबई है। बेंगलोर में चले जाओ, हैदराबाद में चले जाओ, नोएडा, चाणक्यपुरी, ये सब अपने आप में एक दुबई है। भाई दुबई है कितना सा छोटू सा दुबई है, मतलब आप फ्लाइट में जाके देखते हो तो आपको शर्म आती है कि मैं इस जगह के लिए इतना प्रयास कर रहा था क्या। बट अब ये तो हुआ एक एस्पेक्ट कि इंडिया और दुबई का कंपैरिजन बिल्कुल गलत है। हम लोग फार 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 आगे हैं, हर तरह से आगे हैं। अब सवाल ये आता है कि आपने क्या किया, एक ऐसी कॉलोनी बनाई जिसके अंदर आपने कहा कि नियम राजा के चलेंगे। अब नियम में सबसे पहले प्रॉमिस क्या दे दी, सिक्योरिटी। आपके पास 2 पैसे हैं ना भाई साहब, तो चिंता होती है किसी कोई छीन ना ले जाए। नोएडा में आप लोग जेन सेट बाहर इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि डर ये भी है कि रात को पता चले उठ के। नोएडा में सर कुछ भी हो सकता है, किवाड़ी वाड़ी भी उखाड़ के ले जाके। अंडरपास की सर, अंडरपास में टाइलें लगी थी वो तक। अरे हमारे ऐसे मतलब नहीं, तो ये जो आपके मन में भाव है ना, आपने जो कहा कि सर हम इसलिए नहीं रखते, वो रीजन दूसरा है सर। इसलिए आपने भी शायद छत पे रखा हुआ है। तो कुल मिला के बात ये है कि आपको वहां पर ये विश्वास दिलाया गया कि आप यहां पर इन्वेस्ट कर दो, ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए सेफ है। इन्वेस्टमेंट ही नहीं, आप भी सेफ हैं। और इसका प्रयोग ऐसे होता है, मैं खुद भी करके देखा। मैं एक बार टैक्सी में था और मेरा बैग मैंने टैक्सी में ही छोड़ दिया और उसी में मेरा लैपटॉप और पासपोर्ट छूट गया और हम सीधा होटल में अंदर घुसे और रात को घूमने निकल लिए। शाम 7-8 बजे के आसपास ये एंट्री किए थे। दोस्त को बोला हुआ था कि लगेज तू देख लेना, मैं नीचे ही इंतज़ार कर रहा था कि आ जाओ यार चलते हैं, यहीं से लेट हो चुके हैं ऑलरेडी। हम निकल लिए। रात को जब 3-4 बजे हम लौट के वापस आए, मैंने चार्जिंग के लिए अपना लैपटॉप का बैग ढूंढा। मैंने कहा कहाँ है भाई, तो सब एक दूसरे का मुंह देखें कि कहाँ है कहाँ है कहाँ है, वहाँ बैग नहीं था। अब टेंशन, आप सोचो कि इंडिया वाला फियर फैक्टर। ये मेरा फर्स्ट टाइम था दुबई का और पासपोर्ट जा चुका है। पासपोर्ट जा चुका है। ऐसे में आपकी हालत क्या हो सकती है, या आप इंडिया में अगर हो तो और बेहतर तरीके से समझ सकते हो कि सही बात हो गया। सर हमने हमारे साथ सेम चीज दुबई रहकर भी होगी तो हम समझ सकते हैं आपके साथ क्या हुआ है। मैं समझ रहा हूँ भाई। मैं आता हूँ नीचे और इंटरेस्टिंगली उस दिन के बाद मुझे पता चला कि दुबई में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप रिसीप्ट लेके उतरो। अगर टैक्सी को पेमेंट कर रहे हो तो रिसीट ले लो, सो दैट आपके पास पता तो रहे कि आप कौन सी टैक्सी। टैक्सी के नंबर में आप 5-7 टैक्सी बदलते हो। मैं होटल वाले के पास नीचे उतर के आया। मैंने कहा यार मेरे साथ ऐसा हो गया। बोले बिल्कुल पैनिक मत करो। कैमरा खोला, टाइम बताओ क्या था। मैंने कहा ये था। उसके कैमरे को जूम किया, कार नंबर निकाला, सीधा उन्होंने पुलिस को कॉल किया और कहा कि इस टैक्सी के अंदर इनका सामान रह गया है। पुलिस ने मेरी प्रेजेंस में 5 मिनट के अंदर मेरा कॉल टैक्सी वाले से कनेक्ट करा दिया। वो एक पाकिस्तानी था। अपना टेंशन हाई। मैं कहा अब तो नहीं आना। और गलती से इसने नाम खोज के गूगल कर लिया तो कत्ता ही नहीं आना। ठीक है, अब भाई टेंशन तो पूरी थी, लेकिन दुबई की पुलिस पर इतना ट्रस्ट विकसित हो गया था 5 मिनट में कि यार ये ड्राइवर से कनेक्ट करा दिए। तो वो ड्राइवर बोला कि सर मैं बहुत दूर आ चुका हूँ, लगेज आपका साथ में है, मैं आपका लगेज देने सुबह आऊँगा, तो आपको जो ट्रैवल में मेरा पैसा लगेगा वो देना है। मैंने कहा यार तू सामान ले आ, लैपटॉप बहुत महंगा है, उसमें पासपोर्ट भी है, मैं तेरे को पैसा दे दूँगा। वो इस लालच में कि पैसा देने पे यह हाँ कर दिया है, उसने पर्सनली खुद के नंबर से फिर कॉल किया मुझे और मुझे ऑफ़र किया कि सर अगर आप ज़्यादा अर्जेंसी में हैं तो इतना पैसा लूँगा और मैं आपका सामान ले आऊँ। पाकिस्तानी आदत से वहाँ पे भी लाचार था। तो मैंने कहा भाई तू आ जा, मैं तेरे को पैसा दे देता हूँ। वो बंदा लाने के लिए वहाँ से निकला और मेरा बैग कुछ ही मिनटों के अंदर मुझे वापस दे गया। फिर मैंने स्टाफ से पूछा, होटल स्टाफ से, मैंने कहा यार ये कैसे किया तुम लोगों ने, मतलब ये कैसे हुआ।
तो बोले सर इस टैक्सी की डिग्गी में भी कैमरा लगा है, आप जहां बैठते हो वहां भी कैमरा लगा है, 3 कैमरे इस टैक्सी में हैं, आपसे अगर कोई अभद्रता करेगा वो भी उनको पता चल रहा है। तो मुझे समझ में आया कि मेरे जैसे आदमी को अगर आपने ये डे 1 पे ही एक्सपीरियंस दे दिया कि हम सिक्योर हैं, तो सेफ्टी तो भाई हर 2 पैसे कमाए हुए आदमी की पहली नीड है ना। रोटी कपड़ा मकान के बाद अब सुरक्षा है। आज हम अपने देश में देखते हैं कि बड़े बड़े बाहुबली हों या फिर छोटे भैया नेता, सब अपने साथ एक बाउंसर लेके चलते हैं कि भाई मेरे को कोई थप्पड़ ना मार जाए, क्योंकि नेता यहाँ थप्पड़ खूब खाते हैं। ऐसे में अगर आपको ये फील वहां दिला दी जा रही है, तो पहला तो आपके दिमाग में किक यही आ गया कि आप सेफ हो। सर सिक्योरिटी तो एक बहुत बड़ा रीजन है, चलो दुबई से अट्रैक्ट हो रहे हैं लोग, अब आप इंडियंस टैक्स की जा बात रहे कर रहे हैं, टैक्स ऑल्सो, एंड जो रिटर्न वहाँ पे है इन्वेस्टमेंट पे, मतलब इंडिया में भी है, चलो समझ में आता है, बट वहाँ पे क्विक है और ज़्यादा है। कुछ नहीं है, वहाँ गवर्नमेंट रेगुलेटेड है। देखो अब इस बात को समझो, आप वहाँ की गवर्नमेंट ने ये तय किया हुआ है आप बार्गेनिंग पे वहाँ प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। उनने फिक्स कर दिया कि गोल्डन वीजा के लिए 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है, वो 4.6 करोड़ का कुछ आसपास उनका दिरहम में बोलते हैं ना, 2 मिलियन दिरहम, 2 मिलियन दिरहम पे आपको गोल्डन वीजा मिल जाएगा। अब वो गोल्डन वीजा के लिए 20 मिलियन दिरहम में ही आपको फ्लैट दिखाएंगे, उससे कम में है ही नहीं। अब बार्गेनिंग के नाम पर जब वो बार्गेनिंग करते हैं तो उनको पता है कि इसकी नीड क्या है, उन्होंने पूरी तरह से अपनी प्राइसेस को रेगुलेट किया हुआ है। जब वो आपको बार बार बोलते हैं ना सर 8% यहाँ पर रिटर्न है, 6% रिटर्न है, तो मैं उस पूरे मार्केट को घूम के आया हूँ। मैंने कहा ये रिटर्न अश्योर कैसे करते हो? बोले सर हम ही रेट बढ़ा देते हैं। जब बाजार आप अपने कंट्रोल से चला रहे हो तो वो ओपन बाजार कैसे हुआ? बाजार डिमांड और सप्लाई से कंट्रोल होता है। अगर सप्लाईज आपकी इतनी बढ़ गई फिर भी आप प्राइसेस को बढ़ा के चल रहे हो, इसका मतलब कहीं फटोगे जाके। आज दुबई में आप देखो, जहां देख रहे हो वहां हाई राइज बिल्डिंग खड़ी है, हर दूसरा आदमी वहां दलाली कर रहा है। इंडियंस जिनको पार्ट टाइम नौकरी करनी है वो अपनों को यहाँ फ्लैट बेच दे रहे हैं। एक कंपनी है डैन्यूब करके, उसने तो पूरा बॉलीवुड नचा दिया वहां। अरे सर वो तो हर पॉडकास्टर के पास पहुंच गया। ये कंपनी तो इंडिया में बहुत फेमस है, डैन्यूब, सबको पता है। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। और उसका वो जो मालिक है भाई साहब, उसको बचपन में मुझे लगता है बॉलीवुड का कोई क्रश व्रश रहा होगा। आज आए दिन पूरे टाइम छाया रहता है। तो कुल मिलाकर उसको पता चल गया कि इंडिया को सपने बेचे जाते हैं और सपनों के लिए सेफ जगह यहाँ पे है। बस वो सेफ्टी फीचर दिखा के, दुबई के 4 चश्मे दिखा के उसको बेच रहा है। कुल मिलाकर के सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से दुबई जाना है तो ये एक अपने आप में किसी का आर्ग्यूमेंट हो सकता है। बाकी हम लोगों ने हर तरह से कैलकुलेट किया। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आप NRI बन जाते हो तो बात अलग है, अदरवाइज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कोई बड़ा फीचर नहीं है जो मुझे लगता है, क्योंकि आप यहाँ पर भी बहुत अच्छी जगह पर निवेश करके, बहुत सी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो मैं कोरोना काल में एक प्रॉपर्टी लिया था, कोरोना के बाद में उसके दाम बहुत अच्छे मिले मुझे। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।